जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। परवेज खटक साहब को क्यों हुकूमत में शामिल किया गया है, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तो शहबाज शरीफ साहब की शुक्रिया की ट्वीट की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले से नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को अपने शहरियों के लिए गैर महफूज करार दे दिया और कहा कि आप सोच समझ के पाकिस्तान में जाएं। ये बड़ी ज्यादती की है ट्रंप ने। अभी तो शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत आपको बता रही थी कि ताल्लुकात अमेरिका के साथ कितने जबरदस्त हो गए हैं और हमने एक दहशतगर्द पकड़ के अमेरिका के हवाले भी किया। उस दहशतगर्द को अमेरिका की अदालत में भी पेश कर दिया गया। लेकिन इस तमाम तर कार्रवाई के बावजूद अमेरिका की जानिब से शहबाज हुकूमत को क्या रिस्पांस मिला, क्या मिला जवाब में, ये सामने आप एक्सप्रेस न्यूज की खबर भी देख सकते हैं। अमेरिका ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अगर आप इस खबर की तफसील पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि अमेरिकी शहरी खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के सफर से गुरेज करें। एडवाइजरी में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंद ग्रोहों ने हमलों की साजिशें जारी रखी हैं। एडवाइजरी में अमरीकी शहरियों को मुतनबा किया गया है कि बलोचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमले मामूल बन चुके हैं, इसलिए आप वहां जाने से गुरेज करें। अच्छा, इसके अलावा एडवाइजरी में अमरीकी शहरियों पर वाजे किया गया है कि पाकिस्तान में बिला इजाजत किसी भी किस्म के एहतजाज या मुजाहिरों के करीब जाने से गुरेज करें। बसूरत दीगर उन्हें कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तफ्तीश का सामना करना पड़ सकता है। एडवाइजरी में वजाहत दी गई है कि इससे कबल अमरीकी शहरियों को पाकिस्तान में मुजाहिरों में हिस्सा लेने या पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के खिलाफ पोस्ट करने पर हिरासत में लिया जा चुका है। अमरीकी हुकूमत ने अपने शहरियों को पाकिस्तान में खतरात से आगाह करते हुए उनसे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दरख्वास्त की है। यह पूरी खबर जो मैंने एक्सप्रेस की पढ़ के आपको सुनाई। अब एक तरफ हम उनके साथ इतना तावन कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब इतनी जनाब उनकी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ट्वीट लिख रहे हैं और हुकूमत बता रही है कि ट्रंप ने हमारा शुक्रिया अदा कर दिया। दूसरी तरफ वो अपने शहरियों को कह रहे हैं कि जी आप कोई ट्वीट करने पे या ऐसा करने पे वहां पे हुकूमत आपके खिलाफ तफ्तीश कर सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है, ये इलाका भी गैर महफूज है, वो इलाका भी गैर महफूज है, वहां पे इंतहा पसंद ग्रोह जो है वो मुसलसल साजिशें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। क्या ऐसे माहौल के अंदर अमरीकी इन्वेस्टर्स जो हैं वो आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे? ये ट्रंप ने कैसी दोस्ती ने भाई। शहबाज शरीफ साहब को पूछना चाहिए ट्रंप से कि जनाब ये किस किस्म की एडवाइजरी आपने दे दी, हमने तो बंदा पकड़ के आपके हवाले किया, तो वो उससे तो हमारे नंबर बेहतर होने चाहिए थे। उल्टा उन्होंने कहा कि जी बंदा वहां से पकड़ा गया, ये तो बहुत गैर महफूज हो गए। अब एडवाइजरी में ये अपडेट आई है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को, खुसूसन जो हमारे वजीर खारजा हैं इसाक डार साहब, उनको इसके ऊपर एक बड़ा रिबटल जारी करना चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान एक बड़ा महफूज मुल्क है, क्योंकि यहाँ पे तो अमेरिका के एक इन्वेस्टर जेंट्री साहब जो है वो पता नहीं कितने अरब की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, वो अभी तक आई नहीं है। वो बता के गए थे कि ये महीनों की बात नहीं है, दिनों की बात है, मैं दिनों में लेके आ रहा हूं, पर अभी तक वो कितनी लेके आए हैं वो मुझे अंदाजा नहीं। अगर आप लोगों को अंदाजा है तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। अब तो बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट की है कि जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से यहाँ पे डिफरेंट दावे करती रही है शहबाज जरदारी हुकूमत, उन दावों की हकीकत क्या है और कितना पैसा अभी तक आया है, उस हवाले से भी बीबीसी उर्दू की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था। उसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जितने दावे किए गए थे, जो कुछ कहा गया था कि इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, ग्राउंड के ऊपर तो उतनी इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही। पर एनीवे ये इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल है कि एक तरफ हम दहशतगर्द पकड़ के उनके हवाले करें और उसके ऊपर जो है वो शुक्रिया अदा करने के साथ साथ ये जनाब एडवाइजरी जारी कर दें। और वो शहबाज शरीफ साहब की मैंने कहा ना वो इतनी लंबी ट्वीट, अभी तो उसकी इंक भी खुश्क नहीं हुई थी कि अमेरिका ने ये ज्यादती कर दी। अच्छा, हालिया अरसे में पाकिस्तान में अगर कोई तबका ज्यादती के बारे में बार बार गिला करता रहा कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, वो किसान तबका है, वो ये कहते रहे कि जिस तरीके से गंदम की फसल के ऊपर कोई रेट मुकर्रर नहीं किया गया, हुकूमत ने नहीं खरीदा, स्पोर्ट प्राइस नहीं दी गई, उसकी वजह से आगे जाके मसाइल पैदा होंगे। फिर आपको पता है कपास की पैदावार में भी कमी आई, गन्ने के हवाले से भी तहफुजात का इजहार किया जा रहा है क्योंकि गन्ने का रेट उस तरह नहीं मिला किसानों को। लेकिन चीनी की कीमत जो है वो इस वक्त आपको पता है कहीं पे 150 रुपए बताई जा रही है, कहीं पे 130 रुपए बताई जा रही है, कहीं पे कहा जा रहा है कि 125 की मिलेगी। लेकिन रमजान से पहले भी कुछ जगहों के ऊपर चीनी की कीमत 160 रुपए तक जा चुकी थी। आपके इलाके में, पाकिस्तान के किस इलाके में हैं आप?
आपने 1 किलो अगर आपने चीनी खरीदनी है तो वो कितने की आपको मिल रही है, ये जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा और अपने शहर का नाम भी साथ लिखिएगा। हो सकता है कि हम सब लोगों के जवाब ना दें, लेकिन हम सबके कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं और उससे हमें समझने में आसानी होती है कि चीनी जो इसके बारे में इस दफा किसानों को गन्ने की कीमत कम दी गई और उम्मीद यही थी कि जनाब चीनी सस्ती मिलेगी, लेकिन अब शिकायतें आ रही हैं कि चीनी की कीमत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो आप जिस भी इलाके में वो जरूर बताइएगा कि चीनी वहां पे कितने की मिल रही है। अच्छा, अब ये डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि इनसिक्योर व्हीट ग्रोअर्स जो हैं वो दूसरी कैश क्रॉप्स की तरफ स्विच कर रहे हैं, यानी वो दूसरी फसलें उगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जनाब गंदम के साथ जो हुआ पिछली दफा खुसूसन पंजाब के अंदर वो सबके सामने है, उनसे गंदम नहीं खरीदी गई। और ये बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक इदारा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसकी ये रिपोर्ट है। उसने ये बताया है कि अब ये इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि किसान पिछले दफा के एक्सपीरियंस की वजह से इस दफा गंदम शायद वो उस तरह ना उगाए और दीगर जो सब्जियां हैं, जो कैश क्रॉप्स हैं, यानी जो ही फसल उगती है साथ बिक जाती है, उसके ऊपर वो उनकी तवज्जो ज्यादा हो। तो ऐन मुमकिन है कि इस दफा हमारी जो गंदम की पैदावार है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि पिछले साल की निस्बत कम हो और हमें हो सकता है, ये वजारत खारजा की अपनी रिपोर्ट है कि हो सकता है कि हमें $1 अरब की गंदम बाहर से मंगवानी पड़े। सीनियर कानूनदान और सियासतदान कामरान मुर्तजा साहब ने कहा है कि जिस किस्म के हालात में आजकल देख रहा हूं इस हुकूमत के दौरान, शहबाज जरदारी की हुकूमत के दौरान, ऐसे हालात तो हमने मुशर्रफ दौर में भी नहीं देखे। मुशर्रफ दौर के अंदर कल ही या परसों में एक वीडियो देख रहा था, अदनान काका खेल साहब एक कोई मजहबी स्कॉलर हैं और उस दौर में गालिबन वो स्टूडेंट थे और मुशर्रफ साहब सामने बैठे हुए थे और इतना बड़ा हॉल था, वहां पे दीगर तुलबा भी थे, दीगर लोग भी बैठे हुए थे और उसने अदनान काका खेल साहब ने बड़े सख्त क्वेश्चंस मुशर्रफ साहब से किए थे और मुशर्रफ साहब ने आगे से जवाब भी दिया था। और ये मुशर्रफ साहब का ही दौर था जिसके अंदर तमाम जो है वो प्राइवेट चैनल्स आए। अगर मियां साहब का, जरदारी साहब का, पीपल्स पार्टी का दौर चलता रहता तो शायद जो है कभी इधर वो प्राइवेट चैनल्स भी ना आते। बाद में मुशर्रफ साहब के दौर में प्राइवेट चैनल्स के ऊपर कोई थोड़ी बहुत सख्तियां भी हुई, लेकिन अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि पाकिस्तान में मीडिया को आजाद करने के अंदर इस सियासी जमात का बड़ा हाथ है, उस सहाफती तंजीम का बड़ा हाथ है, भाई अगर पाकिस्तान के अंदर मीडिया की जितनी भी आजादी है, अगर उसका कोई पायनियर है यहाँ पे रियल मालूम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, तो वो मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। बाकी उनके ऊपर बहुत सारी तनकीद हो सकती है, आप बहुत कुछ कह सकते हैं, पर एनीवे कामरान मुर्तजा साहब भी कह रहे हैं कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल तो मुशर्रफ के दौर में भी नहीं थी। हर चीज को लगता है कि बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है और ऐसा तो मुशर्रफ दौर में भी नहीं होता था। यानी हुकूमत लगता नहीं है कि जी पार्लियामेंट को किस तरीके से चलाया जा रहा है, हुकूमत को इस तरीके से चलाया जा रहा है और हर चीज जो है वो कोई उसमें जमहूरियत, आइन, कानून आपको नजर नहीं आता। तो कामरान मुर्तजा साहब भी इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। सीनियर सियासतदान नवाब अख्तर मैंगल साहब जो हैं, उन्होंने भी ये बात की है कि इस वक्त सियासत तो हो ही नहीं रही, लोग अपना पैसा बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो वाकई अगर आप इस वक्त देखें जो हुक्मरान तबका है उसकी सियासत कैसी है, उसकी सियासत क्या है? उनकी सियासत यही है कि अपने बच्चों को ओहदे दिलवाने हैं, अपने मामला दुरुस्त करने हैं, अपनी चीजों का सिलसिला उसी तरह जारी रखना है। दुनिया भर में इनकी जायदादें भी हैं, इनके बच्चे भी हैं, इनका सब कुछ है। अगर यहाँ पे किसी का मसला है वो तो पाकिस्तान के बच्चों का और पाकिस्तान की आवाम का मसला है। तो सियासत किस हद तक हो रही है, कैसी हो रही है, कितनी अच्छी हो रही है, कितनी बुरी हो रही है, इसके ऊपर हम बहुत सारे तनकीद कर सकते हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन एक चीज में देयर शुड नॉट बी एनी डाउट कि जो कुछ भी हो रहा है, ये शहबाज जरदारी साहब जो हैं, ये जमहूरियत के नाम पे आपके साथ जो कर रहे हैं शहबाज जरदारी हुकूमत, इसमें ये आपको 2 साल बाद अगर बताए ना जी हमारा तो इसमें कोई कसूर नहीं था, वो कर रहा था या वो कर रहा था, फिर आपने कहना है कि जी उस वक्त तो आप बरमला हर चीज में कहते थे कि जी हम तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। अब एक छोटी सी मिसाल आप ले लें, काबीना के अंदर जो नए लोग आए हैं उनके हवाले से कहा जाता है कि जी ये उसका बंदा है, ये फलाने सियासतदान का बंदा है, ये फलाने का बंदा है, इसको इसलिए लगा दिया गया है। लेकिन हर जगह पे ये ना सिर्फ कह रहे हैं कि बरमला इजहार करते हैं कि जी हम लगा रहे हैं, हमारे बंदे हैं, हमने वोट दिए हैं, हमने उनको मुंतखब करवाया है। अब परवेज खटक साहब को भी काबीना में शामिल करवा लिया गया है और उसके हवाले से अता तारड़ साहब ने समर अब्बास साहब के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि परवेज खटक साहब जो है ना, वो तलाल चौधरी और मोहसिन नकवी का बोझ जो है वो बांटेंगे
उनकी जिम्मेदारियों में उनकी हेल्प करेंगे। तो इस वजह से हमने परवेज खटक साहब को शामिल किया हुकूमत में। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब कोई और बयान दे देते हैं, वो कुछ और कहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब एक हुकूमती शख्सियत से मेरी भी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आपने परवेज खटक साहब को क्यों हुकूमत में शामिल कर लिया। वो इख्तियार वली बेचारा, उसको सोशल मीडिया के ऊपर लोग बेइख्तियार वली कहते हैं, उनको कोई वजारत नहीं दी गई। जो उनके साथ सलूक किया गया, परवेज खटक के वो हल्के के हैं। इख्तियार वली तो ये कहता है कि परवेज खटक मेरे लीडर के खिलाफ बात करता है, मेरे लीडर के ऊपर उसने जिस किस्म की गुफ्तगू की हुई है, तो हमारा तो उससे मरना जीना खत्म है। हमारे घर में कोई फौत हो जाए तो हम मैसेज भेज देते हैं परवेज खटक के घर के, भाई हमारे घर फातिहा पढ़ने भी मत आना। ये इख्तियार वली साहब बाकायदा बरमला इस चीज का इजहार करते हैं, टीवी पे बैठ के ये वो कहते हैं। लेकिन उसी परवेज खटक को इख्तियार वली की जो लीडरशिप है उन्होंने वजीर बना दिया, और बेइख्तियार वली साहब जिनको लोग कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, लोग कहते हैं, उनके ऊपर टॉन्ट करते हैं कि बेइख्तियार वली को कोई कोऑर्डिनेटर बना दिया गया किसी चीज का, वो बड़े एहतजाज के बाद भी। तो कितनी उनके साथ इंसाफ किया गया है या कितनी नाइंसाफी हुई है, ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। पर एनीवे, परवेज खटक साहब को क्यों शामिल किया गया, मैंने भी उन हुकूमती शख्सियत से पूछा, बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है, कि जी क्यों शामिल किया गया। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई में बड़ी टूट फूट है, पीटीआई के अंदर बड़े ग्रुप हैं, और परवेज खटक साहब जो है ना वो ऐसी जरब लगाएंगे कि पीटीआई पाश हो जाएगी, और इमरान खान का जो वहां पे वोट बैंक है वो तितर बितर हो जाएगा, वो आधे ब्रैकेट में इधर चला जाएगा, आधा उधर चला जाएगा। मैंने उन्हें कहा कि ये कौन सा साइंटिफिक फार्मूला आप दे रहे हैं, ये तो वो फार्मूला है जो अप्रैल 2022 से मुसलसल हमारे सामने पेश किया जा रहा है कि जी इमरान खान की जमात टूट जाएगी। लोगों को छुड़वाया भी गया, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और लोग छोड़ के चले जाते थे। वही लोग अब जमीन आसमान एक कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वापस आ जाएं। तो अभी तक आपको ये चीज समझ नहीं आई कि खैबर पख्तूनख्वा हो जाए या पंजाब हो जाए, वोट तो इमरान खान का है। उन्होंने कहा नहीं, वहां पे बड़ी कदावर शख्सियात हैं और लोगों के बड़े तहफुजात हैं, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पे परवेज खटक साहब को इसलिए लाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई के अंदर नया ग्रुप बनाना है, वहां पे लोगों को तोड़ना है, उसमें एमपीएस को तोड़ना है, और ये परवेज खटक साहब करेंगे। अब ये वही परवेज खटक साहब हैं जिन्होंने इलेक्शन से पहले मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं तो चीफ मिनिस्टर की दौड़ में हूं, वैसे तो बात है ही कोई नहीं है। तो ये अगर किसी की खाम ख्याली है कि जनाब कोई ग्रुप स्प्रिंटर ग्रुप निकलेगा तो साथ वो वोट बैंक भी ले जाएगा, नहीं, हाँ हो सकता है कि कोई एमपीए तोड़ के इधर उधर चला जाए, लेकिन वो एमपीए कभी भी अपना वोट बैंक साथ लेके नहीं जाएगा। जो भी छोड़ता है, अगर अभी अली अमीन वजीर आला जो है वो भी कहता है कि जी मैं इमरान खान साहब से अलहदा हो रहा हूं, तो आप देखेंगे कि उनकी अपना हल्का भी उनके लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो ये खाम ख्याली है। लेकिन एट द सेम टाइम ये जहां पे आपको ये लगता है कि ये हुकूमत की खाम ख्याली है और हुकूमत जो है वो ये आजमाए हुए तरीके दोबारा आजमा रही है, लेकिन इसमें समझने की चीज ये है कि तमाम फार्मूले नाकाम हो चुके हैं, तो दोबारा फार्मूला नंबर 1 से गेम शुरू कर दी गई है कि जनाब फार्मूला नंबर 1 से दोबारा के लोग तोड़ेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ये होगा, वो सारी चीजें पहले नंबर से दोबारा शुरू कर दी गई हैं। तो इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी मुझे नहीं लगता। परवेज खटक साहब के अपने हल्के के अंदर उन बेचारों की जो हालत हुई है वो पूरी कौम के सामने है, और इख्तियार वली ने भी उतने ही वोट लिए थे तकरीबन जितने परवेज खटक साहब ने लिए, और एक नौजवान ने वहां से परवेज खटक साहब को इबरतनाक शिकस्त दी। तो ये समझने की बात है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फार्मूला नंबर 1 दोबारा हुकूमत जो है वो लेके आ रही है कि किसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की ताकत को कम किया जाए और उधर जो है पार्टी को तोड़ा जाए। भाई पंजाब के अंदर आप कितनी पार्टी तोड़ सके, जो लोग छोड़ के गए हैं वो भी दोबारा आना चाहते हैं। सिंध में कितना बड़ा डेंट पड़ गया। तो असल इशू वही है कि वोट बैंक तो इस वक्त सिर्फ इमरान खान साहब की जात का है। बाकी ये फार्मूले अगर कोई आजमाना चाहता है तो मेरे ख्याल में हर सियासी जमात का सियासी दाव पेच खेलने का राइट है, वो जरूर आजमाएं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।